बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, होम्योपैथिक की बहुत ही मशहूर और मारूफ, और जिसको फर्स्ट एड रेमेडी भी कहा जाता है, कैलेंडुला ओफिसिनेलिस। कैलेंडुला ओफिसिनेलिस कैलेंडुला ओफिसिनेलिस को कॉमनली मैरी गोल्ड कहा जाता है। मैरीगोल्ड इसके फ्लावर के येलो कलर की वजह से है, गोल्डन कलर की वजह से है इसका नाम मैरी गोल्ड। उर्दू और हिंदी में इसके लिए मुख्तलिफ नाम यूज किए जाते हैं। कैलेंडुला ओफिसिनेलिस प्लांट यानी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। वेजिटेबल किंगडम के ट्रेक्यूफाइट्स एंजियोस्पर्म्स प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट, और इस प्लांट की फैमिली या खानदान कंपोजिटी, और इसका दूसरा नाम एस्ट्रेसी है। इसकी फैमिली को कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कहा जाता है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। जीनस कैलेंडुला, स्पीशी ओफिसिनेलिस। इस रेमेडी को होम्योपैथिक सिस्टम में 1838 यानी 1838 में डॉक्टर फ्रांस ने इंट्रोड्यूस कराया था। वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी। इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, कम है। मियाज्मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो सोरा, और अगर इसके डायथेसिस की बात करें तो एर्सिपिलिटोसिस यानी रेडनेस से है। ये थर्मल रिएक्शन में ये ना तो चिली है और ना ही हॉट है, नीदर चिली नॉर हॉट, यानी इसका थर्मल टेम्परामेंट पेशेंट ये कहेगा कि ना तो मुझे ठंड से कोई ज़्यादा मसला होता है, ना कोई एक्स्ट्रा मुझे गर्मी से तकलीफ होती है। यानी जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको सर्दी या गर्मी में से किस से ज़्यादा तकलीफ होती है, इसका पेशेंट ना तो चिली होता है ना हॉट होता है। आपने डॉक्टर साहब देखा होगा अक्सर मेडिसिन के साथ ये लफ्ज स्पीशीज के साथ ओफेसिनेलिस का लफ्ज आता है, जैसे चाइना ओफेसिनेलिस, सीपिया ओफेसिनेलिस, कैम्फर कैम्फोरा ओफेसिनेलिस, कैलेंडुला ओफेसिनेलिस। तो ये बेसिकली ओफेसिनेलिस लैटिन और ग्रीक में उस स्टोर रूम को कहा जाता है जिसमें मेडिसिन या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं। तो जो हमारी होम्योपैथिक की रेमेडीज हर्बल में भी मेडिसिनल पर्पस के लिए फिजियोलॉजिकल डोजेज में, हर्बल डोजेज में यूज होती हैं, तकरीबन उनकी स्पीशीज के साथ लफ्ज ओफेसिनेलिस आता है। तो इससे हमें थोड़ी सी ये समझ आ जाती है कि ये मेडिसिन होम्योपैथिक सिस्टम के अलावा हर्बल में भी और वैसे भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज शुरू से की जा रही है, क्योंकि इसके साथ ओफेसिनेलिस का लफ्ज आ रहा है। अब इस मेडिसिन में चूंकि ये प्लांट है, इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, तो इस रेमेडी में जो अहम तरीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कैरोटीनॉइड्स कैरोटीनॉइड्स इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और दूसरा कैलेंडोलिन, ये इसके नाम के साथ मैच कर रहा है, जीनस के साथ, कैलेंडोलिन और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स और कैलेंडोलिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। डॉक्टर साहबान, इस मेडिसिन की अगर हम की नोट पे बात करें तो ये मेडिसिन होम्योपैथिक में पहली बात एक्ट एज एन हीलिंग एजेंट
एक्ट एज एन हीलिंग एजेंट, क्योंकि इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो किसी भी इंजरी, वाउंड्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स, कट, एब्रेजन्स, किसी भी स्किन की, जिसमें स्किन की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, जिसमें स्किन की डिसकंटिन्यूटी मुतासर होती है, उसमें सबसे पहले ये मेडिसिन एज एन हीलिंग एजेंट काम करती है, क्योंकि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक, यही वजह है कि होम्योपैथिक सिस्टम में सबसे ज्यादा इस मेडिसिन को ट्रॉपिकल यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज कराया जाता है, मुख्तलिफ मदर टिंचर्स की सूरत में, क्रीम्स की सूरत में, एंटमेंट्स की सूरत में। हम इसको मुख्तलिफ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, ट्रॉपिकल यूज के लिए इस मेडिसिन को होम्योपैथिक में सबसे ज्यादा यूज कराया जाता है, क्योंकि इसका जो बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको एज ए हीलिंग एजेंट यूज करते हैं। दूसरी इसकी अहम की नोट है कि ये मेडिसिन प्रिवेंट करती है, रोकती है, प्रिवेंट सपुरेशंस। जैसा आपने देखोगे कि अक्सर बॉडी में कोई कट, वाउंड या एब्सिस बन जाए तो उसके अंदर पस बनती है, सुपरेशन का प्रोसेस होता है, पस बनने का अमल होता है। तो ये हमारी रेमेडी कैलेंडुला ऑफिसिनालिस प्रिवेंट द सुपरेशन, सुपरेशंस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है, उस इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं, जिससे फर्दर सुपुरेशन रुक जाती है, प्रिवेंट सुपुरेशन। अगर उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या वाउंड है या कट है या इंजरी है, उस पर भी हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई कराते हैं, साथ साथ इसको ओरली यूज कराएंगे, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स एंटीसेप्टिक है। दूसरा, हम इसको एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के तौर पर यूज कराएंगे। तीसरी चीज है प्रोमोट हेल्दी ग्रेनुलेशन, प्रोमोट हेल्दी ग्रेन्यूलेशंस। किसी भी एब्सिस, वाउंड, इंजरी, कट के बाद टिश्यूज की जो रिपेयरिंग होती है, टिश्यू का जो इन्फ्लेमेशन में सेकंड प्रोसेस होता है, जिसको हम टिश्यूज रीजनरेशन या टिश्यूज रिकवरीज कहा जाता है, उसमें हीलिंग हेल्दी ग्रेनुलेशन, हेल्दी ग्रेनुलेशन का अमल होता है, यानी स्किन अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स और टेक्सचर्स को मेंटेन कर रही होती है और अपने ओरिजिनल कलर में आ रही होती है, ग्रेनुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो एज ए हीलिंग एजेंट प्रोमोट द हेल्दी ग्रेनुलेशंस, स्किन्स की ग्रेनुलेशंस को ये क्या करती है, प्रोमोट करती है, बेहतर करती है हेल्दी ग्रेनुलेशंस को। एक इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेसिव पेन ना सिर्फ हीलिंग में बल्कि ये एनाल्जेसिक के तौर पर भी काम करती है, एनाल्जेसिक अगेंस्ट द पेन। और इसमें एक सिम्टम लिखी है तमाम राइटर्स ने, डॉक्टर बोरेक ने भी, कितनी इसकी अफादियत है इस रेमेडी की, कि एक्सेसिव पेन, एक्सेसिव पेन, इतनी ज्यादा पेन हो रही होती है कि आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस टू इंजरी, इतनी शदीद पेन होती है कि वो
इंजरी की रेशो से कहीं ज्यादा होती है। यानी आप देखने में देखेंगे तो वो जख्म कोई इतना गहरा या इतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा, वो जख्म कोई इतना डेंजरस नहीं लग रहा होगा, लेकिन पेन पेशेंट को बहुत ज्यादा होगी। ये इसकी टिपिकल सिम्टम है, एक्सेसिव पेन, एक्सेसिव पेन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस टू इंजरी। इंजरीज के प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा पेशेंट को पेन हो रही होती है। इसके अलावा इसकी एक और बहुत ही नायाब और अहम तरीन सिम्टम या पैथोलॉजिकल कंडीशन लिखी है तमाम राइटर्स ने। डॉक्टर बोरेक ने इसको अपनी दूसरी तीसरी लाइन में लिखा है, जिस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। वो ये है कि इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो जीनोटॉक्सिक भी है। जीनोटॉक्सिक, जीनोटॉक्सिक जीन्स के लिए। अब कौन सी जीन्स के लिए? कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पर लगे हुए जीन्स में से किसी जीन की म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए और वो सेल्स को, बॉडी के सेल्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एबनॉर्मल प्रोटीन्स के सिग्नल दे रहा हो, एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनाने के मैसेजेस दे रहा हो ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, यानी उस जीन्स के अंदर क्या आ गई? टॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिक। तो ये मेडिसिन उस म्यूटेटेड जीन की भी रिपेयरिंग करती है। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि कैंसर में जो हमारी बॉडी के सेल्स के क्रोमोसोम्स पर ऑन्कोजीन और टीएसजी, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स, और एपोटोटिक जीन्स, ये 3-4 जीन्स हैं जिनकी म्यूटेशन या एबनॉर्मेलिटी की वजह से कैंसर प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के किसी भी सेल में। तो डॉक्टर बोर्ग ने भी इसको लिखा है कि एक्ट एज एन इंटरकरेंट रेमेडी। कैंसर में भी हम इसको एज एन इंटरकरेंट रेमेडी, जिसको हम ICR कहते हैं, इंटरकरेंट रेमेडी, इंटरकरेंट रेमेडी। अगर आपका कोई कैंसर का पेशेंट चल रहा है, कैंसर के पेशेंट की आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें लामाला सिम्टम्स के मुताबिक, जैसे कार्सिनोसिनम है, एक्सरेज है, डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर, बिस्मथ है, आर्सेनिक एल्बम है, देयर आर सो मेनी रेमेडीज। उसमें कैलेंडुला को हम एज एन इंटरकरेंट रेमेडी भी यूज करा सकते हैं, और ये यकीनन क्योर प्रोसेस को इनहेंस करेगी, क्योरिंग प्रोसेस को प्रोमोट करेगी। हम इसको दरमियान में अपने उस प्रिस्क्रिप्शन को रोककर इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, डॉक्टर बोरेक ने ये लाइन लिखी है कि इन कैंसर इट मे एक्ट एज एन इंटरकरेंट रेमेडी। कैंसर में ये इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर भी काम करती है कैंसर में। क्यों? अब अगली बात की, क्यों करती है? क्योंकि इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो म्यूटेटेड जीन के लिए, एबनॉर्मल जीन्स के लिए जीनोटॉक्सिक हैं, जीनोटॉक्सिक। इसलिए इसको हम कैंसर में भी यूज करा सकते हैं। एक इसकी और बड़ी सिम्टम लिखी हुई है जो शायद ही किसी और रेमेडी में नहीं है, हार्ट बर्न, हार्ट बर्न, जिसको हम मैदे की जलन कहते हैं। लोग कहते हैं जी मेरा दिल जल रहा है, बेसिकली वो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग होती है, हार्ट बर्निंग। लेकिन हार्ट बर्निंग तो बहुत सी रेमेडीज में है, इससे अच्छा हमें बाकी रेमेडीज में मिलती हैं। रुबाइना है, आपके आर्सेनिक एल्बम भी है, आपकी कार्बोवेज में भी आती है, और बहुत सारी अर्जेंटम नेट्रिकम में भी है, मिठाइयों से बर्निंग होती है, कैंथेरस में है। लेकिन इसमें जो हार्ट बर्न है उसके साथ लिखा हुआ है
horripilations with heartburns with horripilations HORRIPILATIONS heartburn with horripilations। horripilations कहते हैं उर्दू में, जिसको हम आम मुहावरा यूज करते हैं कि फलां चीज को देखकर या फलां खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो जाने की हालत, यानी हॉरिपिलेशन का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो जाएं। स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो जाएं, इसको हम आम मुहावरतन कहते हैं कि रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। अब ये इसलिए याद रहने वाली सिम्टम है कि हार्ट बर्न तो हर रेमेडी में आ रहा है, हार्ट बर्न की तो 50 रेमेडी है, लेकिन उसके आगे जो लफ्ज हॉरिपिलेशन है ये और किसी रेमेडी में नहीं है। हार्ट बर्न विद हॉरिपिलेशंस वो इस रेमेडी में आ रहा है। ये इसकी मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन है। प्लांट किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, कंपोजिटी फैमिली, डॉक्टर फ्रांस प्रूवर, सोरा, मियाज़मेटिक बैकग्राउंड, दो इसके कैरोटीनॉइड्स और कैलेंडोलिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटीसेप्टिक हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और जीनोटॉक्सिक। अहम तरीन इसकी इलामात हमने इसको एज ए हीलिंग एजेंट, प्रिवेंट सपोरेशन, प्रोमोट टिश्यू ग्रेनुलेशंस और एज एन इंटरकरेंट रेमेडी फॉर कैंसर। और बिलखसूस फिर एक आखिरी इलामत हमने पढ़ी है हार्ट बर्न विद हॉरिपिलेशंस। हार्ट बर्न विद हॉरिपिलेशंस, क्योंकि ये बेसिकली एक न्यूट्रिटिव एजेंट है, इसलिए इसको हम मदर टिंचर में, लोअर पोटेंसीज में, फिजियोलॉजिकल डोज में, या जैसे एज इंटरकरेंट रेमेडी या कहीं पर इसको हम हाई पोटेंसी में भी यूज करा सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम।